हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी यू सेट के एनालिसिस के ऊपर। मतलब सी यू सेट का पेपर का जो एनालिसिस है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, क्या माइनस मार्किंग रहती है, पेपर किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा और अपना व्यू भी बताऊँगा कि हम लोगों को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल इंडिया वन रैंक कैसे आ सकती है। मतलब हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए पेपर के थ्रू कि हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाए, जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमएससी के लिए या फिर एमएससी बीएड के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट जितने भी हैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड देखिए, वीडियो जो होगा वो 15 to 20 मिनट्स का है, बट शॉर्ट वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा। आपके लिए हो सकता है लॉन्ग भी हो, बट उसके लिए मैं यही कहूँगा आपका ये जो टाइम है वेस्ट नहीं जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, चलिए पहले ये देखते हैं कि जो पेपर है ये किसके लिए होता है। देखिए, सेंट्रल, पहले मैं लिख देता हूँ, ये सी यू सेट कहते हैं इसे, मतलब CUCET। इसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका जो पेपर होता है फ्रेंड्स, वो आपका जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ये चीज़ समझ में आई आपको। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी 100 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा। इसका मतलब एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क्स। ये चीज़ समझ में आया? ओके, तो अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या होता है एंड पार्ट बी क्या होता है। देखिए, बी पार्ट में टोटली एमएससी से रिलेटेड या फिर जो आप बैचलर्स में पढ़ के आए हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या होती है वो होते हैं 75 क्वेश्चंस। और पार्ट ए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 25 क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान समझनी है आपको। देखिए, पार्ट ए का डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसी को फोकस करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बट मैं ये बताऊंगा कि ये जो पार्ट है, पार्ट ए, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। यदि मैं अभी बात कर दूंगा तो आपको इतना समझ में आएगा नहीं। ओके, तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते हैं और ये किसके आते हैं वो मैं बता दूँ। ये जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। ठीक है, मतलब आप नॉन टेक्निकल यदि किसी बच्चे से मिले हैं या फिर आपका जो फ्रेंड है एसएससी वगैरह की कोचिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं। मतलब मिक्सअप चीज़ें आती हैं इसमें, इंग्लिश हो गया आपका, सोशल साइंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये कोई को पता नहीं कि किससे रिलेटेड होगा, बट क्वेश्चंस 25 होंगे जो कि आपको सीधा सीधा टिक मार्क होंगे। ओके, और इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपका 8 to 10th लेवल का होगा। तो अब इसको कैसे करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 75 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये 75 क्वेश्चंस में क्या आता है, किस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, तो उनकी बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। और माइनस मार्किंग की बात की जाए तो इन जो 100 क्वेश्चन है सभी में माइनस मार्किंग है, और जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है। इसका मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका एक जो सही मार्क्स है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो 75 नंबर जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये किस टॉपिक से आते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। आपको टॉपिक्स पूरे नहीं पढ़ने हैं, ये बहुत बहुत अलर्ट कर रहा हूँ आपको। मैं जो टॉपिक्स बताऊंगा, जो मैं बताता हूँ उतना यदि आप पढ़ के जाओगे तो आप 100% पेपर को कंप्लीट कर लोगे। देखिए, आप जैसे रियल एनालिसिस लेते हो तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा है रियल एनालिसिस, समझ रहे हो ना, इतना नहीं आता है इसमें। तो मैं जो टॉपिक बताऊंगा यदि आप उतना ही पढ़ के जाते हो, मैंने आई बटन पे अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स का वीडियो दिया हुआ है आपको, जो कि बहुत सारे वीडियोज हैं, उसको नहीं पूरा देखना आपको। फर्स्ट 7 लेक्चर्स आप देख सकते हैं, विच इज़ सफिशिएंट। एंड फिर भी मैं अभी टॉपिक्स भी बता दूंगा आपको। एंड वेक्टर कैलकुलस भी मैंने दे रखा है, आप आगे के ही देख लीजिए, विच इज़ सफिशिएंट। इंटीग्रल कैलकुलस भी दे रखा है, वो भी सफिशिएंट है। रियल के भी कुछ लेक्चर्स हैं, वो देखिए वो एक लेवल थोड़ा हाई है, बट आप ज़्यादातर नहीं, थोड़ा बहुत भी आप सीख के जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम 75 के ऊपर फोकस करते हैं, देन फिर हम लौटेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, सी यू सेट बेसिकली आपको ऑल इंडिया ओवर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी में एडमिशन के लिए ये इन कॉमन टेस्ट है, इसलिए इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ओके, तो ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, बट इन जनरल जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो एक लाइक मैं अपने मेरा नज़रिया है, हो सकता है आपके नज़रिए से कोई दूसरी हो, तो मैं सबसे ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को रखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं CU पंजाब को रखूँगा, PUB।
एंड उसके बाद मैं CU हरियाणा को रखूँगा। देखिए इन तीनों के लिए जो रैंक है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रैंक मैटर नहीं करता, मतलब कुछ आप किसी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लेने में, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है सभी में। और फिर आप ऐसा लीजिएगा, उसका भी बताऊंगा मैं, कि यदि इन तीनों में आपको मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने स्टेट से जहां आप रहते हैं उससे जो भी नियर हो उसको आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और सबकी जो प्रेफरेंस है वो बराबर ही होती है। फिर ठीक है, आप NIRF रैंक के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई वगैरह है वो कैसी है, क्या लेवल है, कितना अच्छा है, तो वो इस रैंक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मैं यही कहूँगा, इन तीनों में यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसके हिसाब से कोई भी कॉलेज अपने प्रेफरेंस या फिर अपने जो भी नियर हो आपके घर के उसको लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं है कि किसी की वैल्यू कम है या किसी की ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके। तो यदि कोई कह रहा है तो ये चीज़ गलत है। चलिए अब हम लोग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक्स पेपर में आते हैं। देखिए पेपर, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो पेपर आता है ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड पेपर है। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे डायरेक्टली लिखे होंगे, आपको बस टिक करना है। तो आपको ज़्यादा डीपली कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, तो ये बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। वैसे आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा क्योंकि BHU का भी पेपर होके चुका है, DU का भी पेपर हो चुका है, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली अभी SCU का भी पेपर आ रहा है, ओके। उसके बाद JNU लगा है, ठीक है। तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। आई थिंक आप सभी वही कैंडिडेट्स हैं ज़्यादातर जो BHU DU का देके आए हैं, ओके। और जिनका पेपर लगभग बहुत सारे कोलैप्स हो गए हैं, तो डोंट वरी, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, बट समझिए ध्यान से। सबसे मैं पहले जो ले रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, तो उसको मैं ले रहा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके सारे लेक्चर्स आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। देखिए इसका मैं कुछ डाटा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एवरेज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लिख के लाया हूँ, तो उसको मैं आपकी फ़ायदा के लिए लिख के लाया हूँ, जिससे गलत ना हो, आपको भी कुछ ज़्यादा ना बताया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से बताऊँगा आपको, इसमें 8 to 11 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और अप टू 11 तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से मार्क देखिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उतना ही मार्क्स हो गए आपके यहाँ से, तो मार्क्स भी आप समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब 8 to 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 8 to 11 मार्क्स का ODE आपसे पूछा जाता है। इसमें PD नहीं आता है तो डोंट वरी, यदि आपको PD में प्रॉब्लम है तो। वैसे PD के भी वीडियो लेक्चर्स यदि आप पढ़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट थोड़ा बहुत, बट आता ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको। चलिए तो ODE के क्या क्या पूछा जाता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ में आई, नंबर ऑफ मार्क्स समझ में आ गए कि मार्क्स कितने नंबर के पूछा जाता है ये सेक्शन। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ के बहुत अच्छे से जाइएगा। इसका सारा केसेस, इसके 6 to 7 केसेस हैं, सारे पढ़ाए गए हैं। जैसे लीनियर हुआ, बर्नौली हुआ, एग्जैक्ट फॉर्म हुआ, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोई सा भी आता है आप तुरंत कर लें। वेरिएबल सेपरेबल हुआ, समझ रहे हैं ना आप बात को, सभी आपको आई बटन में मिल जाएंगे इन डिटेल, ठीक है। मैंने BHU लेवल का पढ़ाया है तो इसको तो कुछ नहीं होने वाला, हाल ही कर दोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद क्या होता है, आपको ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बहुत ध्यान से। ऑर्डर डिग्री मैंने फर्स्ट वीडियो ही ऑर्डर डिग्री के ऊपर बनाया हुआ है, ओके। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। रॉन्स्किन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रॉन्स्किन क्या होता है, समझ रहे हैं ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रॉन्स्किन के बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक्स समझिएगा, ये टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है। अब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट, नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। तो और कॉची आयलर इक्वेशन आप पढ़ सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था, तो कॉची आयलर, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो हो सकता है आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, बट आप कमेंट कर देना तो मैं दोबारा आपको कमेंट में बता दूंगा। मैंने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप पढ़ के जाइए। ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा। फिर मैंने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ के जाना है। एंड मैंने यहाँ पे क्या बताया, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको भी पढ़ के आपको जाना है। देन उसके बाद मैंने बताया कॉची आयलर इक्वेशन को पढ़ के जाना है, ठीक है ना। और इसके बाद बात आती है, और किसी की बात की जाए तो इंटीग्रेशन IF को पढ़ जाना आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये सब आपको एग्जैक्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना यदि आप पढ़ के जाते हैं ना
तो इट इज़ सफिशिएंट, आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी जो प्रीवियस 2 वीडियोस प्रोवाइड किया है आप उनको भी देख लीजिए, ओडी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, यदि आप ये सब पढ़ के गए हैं तो हो जाएगा। अब आप एसएल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान आपको रखना है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे रॉन्स्कियन भी पढ़ सकते हैं, रॉन्स्कियन भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रॉन्स्कियन लिखा था बट मैंने और कुछ बता दिया शायद आपको, तो रॉन्स्कियन आप देख लीजिए, रॉन्स्कियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ओडी समझ में आया कि ओडी किस सेगमेंट से आएगा। तो आप इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, ग्रुप थ्योरी कितने नंबर का पूछा जाता है और क्या कहाँ से आता है। देखिए ग्रुप थ्योरी फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये सभी को मैं कॉम्बाइंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड आपका डायरेक्टली यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का 11 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतने ही मार्क्स बनेंगे। मतलब 11 तो प्रोबेबली एटलीस्ट हो गए होंगे एंड 15 टू इसको और इंक्रीज आप कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट आप 18 तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 18 से ज़्यादा नहीं आएंगे इन तीनों सेगमेंट को मिला के। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए कुछ, जैसे मैंने अभी अपना प्रीवियस वीडियो में ही आपको ग्रुप थ्योरी सेगमेंट का पूरा सॉल्यूशन दिया है 2019 का, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, ओके। इन डिटेल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ओके। देखिए यहाँ से आप क्या समझिए, सबसे पहले कुछ अबेलियन ग्रुप्स आपको इन जनरल पता होने चाहिए, लाइक K4 है, और कुछ साइक्लिक ग्रुप का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। और एसएन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एसएन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन के ऊपर आए हैं, तो परम्यूटेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं यदि आप नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे तो आप सुनिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताया मैंने, साइक्लिक, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एसएन के बारे में, K4 के बारे में, तो ये सब इन जनरल जो ग्रुप है इनके बारे में होना चाहिए। Q8 के बारे में भी आप जनरल नॉलेज रखिए, DN के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इतनी नॉलेज है तो आप ग्रुप थ्योरी पे कमांड कर सकते हैं। अब बात की जाए फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेट जो कौन से ग्रुप है वो फील्ड बनाएगा या फिर रिंग बनाएगा, कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा, इंटीरियर डोमेन बनाएगा, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर 5 to 6 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, तो ओनली ध्यान से आप इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट रिंग थ्योरी से ही मैं बात की जाए, रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी को, इसके ही क्वेश्चन 4 थे आई थिंक, तो ये कंफर्म नहीं है बट 4 से कम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आई थिंक 4 मुझे लग रहा है 4 थे। तो आप देखेंगे ध्यान से, यदि उसका सॉल्यूशन आपने देखा है तो आपको पता होगा, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट था, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट था, उसमें ये पूछा था विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली आप बता सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में या प्रीवियस सॉल्यूशन जो कराया उसमें आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी क्या क्या आ सकता है इसमें से, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है रियल एनालिसिस, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको इतना ही पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ के नहीं जाना है, इतना पूछा नहीं जाता है। ऐसे आप पढ़े जा रहे हो होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना कि कहाँ तक ये रह रहा है, साइक्लिक ग्रुप्स वगैरह की सब एवरी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इधर मत चले जाना कि क्लास इक्वेशन पढ़े जा रहे हो, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कर रही है। चलिए अब बात करते हैं रियल एनालिसिस पे। चलिए रियल एनालिसिस से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसका मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, तो ध्यान से, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, मतलब 20 से 25 नंबर्स का आपको ओनली रियल एनालिसिस पूछा जाता है, जिसमें क्या क्या आएगा वो ध्यान से देखिएगा। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी सब शॉर्टकट में लिखा हुआ है। एंड देन सेकंड बात की जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हर कोई भी एग्जाम हो सभी का ये दोनों ही फेवरेट टॉपिक रहते हैं इन रियल एनालिसिस, ओके। तो अब बात की जाए नेक्स्ट बात की जाए तो आपसे देखिए, ना तो रीमान इंटीग्रल पूछा जाएगा, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया। एंड आगे बात की जाए तो आप क्या कह सकते हो, देखिए आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस का लगातार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आप पढ़ के जाइएगा।
फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको पढ़ने की नीड नहीं है कि इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यदि आप पढ़ के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ओके। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का इतना भी ज़्यादा क्रेज नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे पॉइंट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, सॉरी वन वेरिएबल्स। एंड देखा जाए तो और क्या आप देख सकते हैं, यही है फ्रेंड्स। और सारे टॉपिक्स की बात की जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है। एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी लाइक कॉम्पैक्ट सेट, ये सब चीज़ें आपको मेरे आई बटन पे दे रखा है बहुत डिटेल में। कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट, ये सब चीज़ें बताई है मैंने, ठीक है। इनकी सब सारी नॉलेज होना चाहिए। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, इसी से आता है और कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि आप देख लेना फिर भी प्रीवियस ईयर, बट आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है ना। तो रीमान इंटीग्रल से आता है, ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से पूछा गया अभी तक। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के ऊपर लगातार पूछते हैं, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और मोर ओवर सेवरल वेरिएबल भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको नीड नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो बहुत ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा लीनियर अलजेब्रा। देखिए लीनियर अलजेब्रा भी अच्छा टॉपिक है, यदि आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए बहुत सिंपल आता है, कुछ नहीं है। और कितने मार्क्स का आता है उसे मैं देख लेता हूँ। लीनियर अलजेब्रा, ओके, 10 to 15 क्वेश्चन। इसे 10 to 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। हमेशा 10 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पूछ ही लेता है, ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबली यदि मैक्सिमम पूछना चाहता है तो वो 15 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 15 मार्क्स का आ सकता है, ओके। तो इसमें कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे बताते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस को वेरीफाई हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दे वेक्टर स्पेस कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ पूछ सकता है। आपको पता है ना कैसे चेक करते हैं? जीरो इज द एलिमेंट ऑफ, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, जीरो होता है या नहीं। उसके बाद फिर कुछ कंडीशन है, सब स्पेस आना चाहिए, ठीक है ना। देन बात करते हैं बेसिक्स एंड डायमेंशन की बात, कैसे निकालते हैं, बेसिस कैसे बताते हैं किसी की, और डायमेंशन कैसे बताते हैं। फिर आप बात करें रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप नहीं, मतलब फटाफट आप निकाल दो। मैपिंग बता दो, कोई आपको मैपिंग दी गई होगी उसका ये बता दो कि इस एलिमेंट का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें सादा सिंपल, और कुछ नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। एंड जो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस सेक्टर से पूछे जाते हैं, आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आइगन वैल्यू भी यही है, आइगन वेक्टर्स भी यही है। चलिए, तो आइगन वैल्यू से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की वो अपना उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। आइगन वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आइगन वैल्यू से वो क्या करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे करेगा नहीं, बट यदि थोड़ा सा भी कठिन बनाना चाहेगा तो इससे कनेक्ट कर सकता है, जो कि आप आराम से कर लेंगे, ओके ना। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको हर, जैसे कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इन सब के आइगन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं, स्क्यू हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इन सब के आइगन वैल्यू आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। यदि हैं तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट, इससे जो देखिए आइगन वैल्यू से जो स्टेटमेंट मैंने देखा है कि डायरेक्टली ज़्यादातर पूछने का वो ट्राई करते हैं, ओके। और डायमेंशन भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है, आपको पता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, n/n+1/2, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हो तो इसके बाहर आपका नहीं जाएगा लीनियर अलजेब्रा से। तो अब बात करते हैं, आपको नंबर समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए और कोर्स समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, आपको वो नहीं पढ़ना है जो आप DU के लिए पढ़ के गए हैं या फिर आप BHU के लिए पढ़ के गए हैं। ये बहुत रिड्यूस कोर्स आता है और डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड जाता है। और आप ऐसा कोर्सेस जरूर मत करना कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो, तो मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं बताऊंगा इसमें भी क्या क्या पूछा जाता है। पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 8 to 12 क्वेश्चंस के आसार हैं आने के, मतलब पॉसिबिलिटी 8 to 12 क्वेश्चन के बीच में ही रहेगा, 8 तो आने हैं। तो बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको एनालिटिक के बारे में पता होना चाहिए, CR इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन पता होना चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें इन जनरल हैं, जब भी आप कॉम्प्लेक्स चालू ही करते हो वहीं सब ये पढ़ाया जाता है, ओके। एंड देन आपको क्या पता, एनालिटिक फंक्शन के बारे में, इंटायर फंक्शन भी आप कह सकते हो, यहाँ से इंटायर फंक्शन के बारे में आप पढ़ लेते हो, ओके।
ये क्वेश्चन आपको 2019 में मिल जाएगा। CR इक्वेशन पता होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन पता होना चाहिए। देन बात करें कॉची इंटीग्रल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल कैसे, मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं उनको, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर पूछा जाता है। मोरराइज थ्योरम मोर ओवर यदि आप याद करना चाहो तो वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। और बस और इतना, और लॉरेंट सीरीज़ या फिर मैक्लॉरेन सीरीज़ आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ओके। एंड देन बात देखिए, मैं यही कहूँगा, सजेस्ट आप पढ़ के जरूर जाएं, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है बहुत याद होना चाहिए आपको। आई थिंक याद होगा ही, सरल है बिल्कुल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं कि ओडी हो गया, रियल हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड अब आता है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस से देखिए, मैंने जो 2019 देखा उसमें तो बहुत कम है, बट पिछले प्रीवियस ईयर में कुछ ज़्यादा ही पूछे गए हैं, थोड़े से, इतने ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा हूँ, बट थोड़ा सा पूछे गया है, इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 4 to 5 है। बट मैंने देखा है कि जो 2019 पेपर है उसमें बहुत कम पूछे गए हैं, तो हो सकता है प्रोबेबली कि नेक्स्ट ईयर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 to 5 के बीच में हो जाएँ, तो ये एवरेज है। बट 2019 में देखा गया ये बिलो हो गया था, ओके। तो 4 to 5 के बीच में, और आप इसे कम करना चाहें तो 3 कर सकते हैं, इससे कम नहीं पूछता वैसे, बट लास्ट ईयर ओनली 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा गया, ठीक है। तो चलिए, इसमें कहाँ से पूछ सकता है, देखिए वेक्टर एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इंटीग्रेशन को आपको पूछ सकता है, या फिर कोई वेक्टर दे देगा उसका आपको कर्ल डाइवर्जेंस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट करो, सरफेस इंटीग्रल निकालो, वो निकालो, ऐसा कुछ नहीं। ओनली ये कहेगा आपसे, ध्यान समझिएगा क्या क्या कहेगा आपसे, आपको डाइवर्जेंस निकलवा सकता है, कर्ल निकलवा सकता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब तो 12th बेस्ड है। यदि आपसे मोर ओवर पूछेगा तो हो सकता है ग्रीन थ्योरम का भी एप्लीकेशन पूछ ले, या फिर स्टॉक थ्योरम से कुछ करवा ले, ठीक है ना। तो एक थोड़ा इन जनरल स्टेटमेंट आपको आने चाहिए, ओके। और ज़्यादा इसमें नॉलेज होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इतना है नहीं इसका बजट, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे, आईसी। देखिए आईसी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये वेक्टर एनालिसिस नहीं है, वेक्टर कैलकुलस होता है, ठीक है, तो याद रखना। अभी सब एनालिसिस चल रहा है तो एनालिसिस ही लिख गया। चलिए, आईसी इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह फैला हुआ है, ओके। तो इसको आना तो बहुत मस्ट बात है, इंटीग्रेशन वगैरह सब चीज़ आना बहुत मस्ट बात है। इसको तो आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं तो वो बेटर है आपके लिए, ओके। और इससे क्या बात करूँ, आप लगभग सभी पढ़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉल्यूम चैप्टर आप पढ़ने में लगे डले हैं, तो वो नहीं, आप सिंपल सा इंटीग्रेशन एंड चेंज ऑफ ऑर्डर को पढ़ के जाएंगे तो बहुत इजी है, और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ ऑर्डर मैं यही कहूँगा, ट्रेसिंग रेसिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो, एंड इंटीग्रेशन सिंपल सा सॉल्व करना आना चाहिए। गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन पढ़ के जाना, उसका यूज हो जाता है कभी ना कभी तो हो ही जाता है, इसमें नहीं तो दूसरे में लग सकता है, कोई पता नहीं रहता, ठीक है ना। और उसके बाद आप चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ के जाएँ, बहुत मस्ट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। एंड बात की जाए आपका डबल इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रिपल से नहीं आएगा, तो इसका वो मत पढ़ के जाइए आप, उसको मत पढ़िएगा, वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं, बट डबल इंटीग्रेशन तक आप जरूर पढ़ के जाएं। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपका 3 to 8 क्वेश्चंस के बीच में पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब वेक्टर कैलकुलस से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोर ओवर यदि 2019 की बात की जाए तो 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए ओनली, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलपीपी की, ओके। और सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो ही गए। चलिए, तो एलपीपी देखिए, एलपीपी क्या है, ये कुछ ईयर्स में पूछा जाता है और कुछ ईयर में नहीं पूछा जाता, तो इसके लिए इस ऑन एन एवरेज ये 4 to 7 मार्क्स पे डट जाता है। वैसे यदि प्रीवियस ईयर की बात की जाए लाइक 14-15 में, तो ये पूछा गया है अच्छा खासा, फिर बीच में रोक दिया गया, और फिर 2019 में फिर से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 5 ही ले ले रहा हूँ, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 6 पूछे गए हैं, तो भी आप देख लेना। तो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब अच्छा कौसा है। तो ये नहीं है कि एलपीपी में आप सिम्टेक्स मेथड पढ़े जा रहे हो, ये नहीं करना, बिल्कुल कि डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। कॉन्वेक्स सेट, कौन सा सेट कॉन्वेक्स बनाएगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन डिजनरेट होता है, नॉन डिजनरेट होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। ये नहीं है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम दे दी है बीएचयू की तरह और आप लगे डले हो, नहीं फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ओनली सिंपल से स्टेटमेंट। यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने बताया कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड है, आप बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना। जैसे होता है ना, कोई टॉफ़ी खाते हो तो कुटर करके काम से ख़त्म, तो वही करना है आपको, बस स्टेटमेंट पढ़ के निकल जाना
हो जाएगा सब स्वाहा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है, इसका कोई पता नहीं है कि अगले साल पूछा जाएगा या नहीं, क्योंकि ये गैपिंग ईयर है, 2 साल, 1 साल पूछा जाता है, 2 साल नहीं, तो हो सकता है पिछले साल पूछा गया, इस साल नहीं पूछा जाए। तो ये जो नंबर होंगे ना, ये लीनियर अलजेब्रा में ऐड हो जाता है। आप ध्यान से देखना, जब भी इसके नहीं पूछे गए वो लीनियर अलजेब्रा में ऐड हो गए, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ओके। तो अब हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ कि मैंने कोई छोड़ने तो नहीं दिया, ठीक है। तो हमने आप सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए। देखिए अब आपको कैसे करना है, देखिए अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया रैंक 1, देखिए ये सब टॉपिक्स तो सभी को पता होगा कि लगभग, तो भी मैंने एक एनालिसिस बताया कि ऑन एन एवरेज कितना पूछा जाता है। अब जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जो टॉपिक पसंद होता है वो आप लोग पढ़ के जाते हो, और जो पसंद नहीं होता वो पढ़ के नहीं जाते हो। देखिए यदि आप ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हो, AIR 1 बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना बहुत आसान है इस टेस्ट में, ठीक है। तो आप कैसे ला सकते हो वो ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने, किसी को छोड़ना नहीं है। कैसे, देखिए सभी को आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, आप लोग कभी भी नोट्स बनाते होगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखते होगे, उन सभी को पढ़ के जाइए। जो भी अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट है उन सभी को पढ़ के जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ 100%, ये नहीं है कि आप लगे डले जितने टॉपिक्स बताएं, यदि आप इन सबको पढ़ लोगे ना एक बार, अभी भी आपके पास टाइम है, या जो वीडियो बन रही है आज से आपके पास 5 डेज़ का टाइम है, तो बेसिकली आप बचा दो। मान लीजिए ये जो वीडियो आपको मिलेगी तो आपके पास 3 डेज रह जाते हैं, तो इतना कोर्स आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन ही तो करना है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आप ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं होगा। देखिए BHU का आपका कोलैप्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं, DU कोलैप्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी भी एक रास्ता है। तो फोकस करिए एंड फाड़ डालिए, ठीक है ना। तो याद रखना कि आप ऑल इंडिया रैंक इसमें बनाने जा रहे हो, तब आप कहीं नीचे गिर पाओगे, ठीक है ना। यदि आपने BHU में देखा होगा तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप ऑल इंडिया रैंक 1 को आप फोकस करोगे ना, तो अब आप ऑल इंडिया रैंक 20-30 पे डट पाओगे। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना इतना पॉसिबल काम नहीं होता, क्योंकि सभी बच्चे इसी की तलाश में हैं कि हमें CUSET मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो भी BHU से मारे हुए हैं और आप भी DU से मारे हुए हो, ठीक है ना। तो दोनों लोग इसी पे ट्राई कर रहे हैं, और सीट्स जो आप सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। यदि आप जनरल में हो तो आपको अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जो रियलिटी है, उससे आपका थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ सकता है। अब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे ला सकते हैं, उसका मैंने एक सीक्रेट बताया आपको कि क्या है। जितना मैंने बताया ये आप पढ़ के जाइए, आपको ऑल इंडिया रैंक बनना तय है, ठीक है ना। बस ये याद रखना, तो क्या बिल्कुल मत मारना, ये याद रखना बिल्कुल, क्योंकि माइनस मार के घुस जाओगे आप, ओके। आपको ये नहीं करना कि आपके पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। अब जो सेक्शन A है उसकी बात करते हैं, देन हम फिर आपको क्या बताएंगे, एक रियलिटी बताएंगे कि क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब सेक्शन A की बात करते हैं। अभी हमने सेक्शन B की बात करी थी। सेक्शन A में मैंने बताया 25 नंबर क्वेश्चंस होते हैं। देखिए मान लीजिए आपने जो 75, ध्यान से ये जो कैलकुलेशन है बहुत ध्यान समझना, 75 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। इसमें से आपने ध्यान समझना, फिर मैं कट ऑफ भी बताऊँगा। 75 क्वेश्चन में थे, आपने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फर्स्ट केस मान रहा हूँ, 60 क्वेश्चन अटेंड आराम से हर बच्चा कर सकता है। और कम ले लूँ, चलिए और कम ले लूँगा, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये तो कर ही लोगे भाई, बहुत ईजी होता है पेपर, आप देख लेना। 50 क्वेश्चन हर बच्चा मान लीजिए अटेम्प्ट कर रहा है, जो मैं सभी बच्चों को लेके चल रहा हूँ। अभी मैं और केस बनाऊँगा, दिस इज़ द फर्स्ट केस। और आपने इसमें से, यदि आप अच्छे हो जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है ना, तो आप क्या कर पा रहे हो इसमें से। देखिए याद रखना, जनरल एप्टीट्यूड नाम का है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे एक मैथ्स से रिलेटेड होंगे, जो कि 8 to 10th क्लास का होगा। तो आप कोई भी अपना आसपास हो तो उसका थोड़ा बहुत रेशियो, प्रपोर्शन एंड थोड़ा सा जो भी आपका फ्रेंड्स हो जो SSC की तैयारी कर रहा हो उससे पूछ लेना थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के, परसेंटेज वगैरह के, तो उसी से आता है। तो यदि आप उसको थोड़ा सा 1 घंटा भी दे दोगे ना, तो आप यहाँ से 10 मार्क्स आराम से बना सकते हो बिना इंग्लिश पढ़े हुए। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, KHI है, इसके बाद JKL है, फिर क्या होगा। तो ये तो यार सभी बच्चा दिमाग लगा देता है, ये क्या है, रीजनिंग है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको यदि 2 मार्क्स 1-2 भी क्वेश्चन मिल गए तो बेसिकली आपको जो हो गया 12 हो गया। फिर भी मैं क्या लेता हूँ, यहाँ से 10 ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक ये हमेशा मैंने देखा है इस टाइप के वो पूछते ही हैं। और 5 to 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली एरिया ऑफ स्क्वायर या पाई का डिवाइड रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के आप मान लो यहाँ से 10 कर पाते हो, ठीक है ना, और यहाँ से आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपका जो टोटल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। ध्यान से, मैंने बहुत कम लिए हैं यहाँ पे, मैं बताऊँगा ये 60 से आप क्या कर सकते हो। देखिए
यहाँ से अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ कितना जाता है, ध्यान समझिएगा। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करूँ, देखिए इनके बाद कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो कट ऑफ है, कट ऑफ ध्यान समझिएगा। यदि पहले मार्क्स की बात कर लेता हूँ, फिर हम ये रैंक भी बता दूंगा आपको। देखिए मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात की जाए तो मैं 65 ले रहा हूँ और इससे 75, ठीक है। बेसिकली यदि टॉपर की बात की जाए तो वो 85 तक रहता है, याद रखना। टॉपर वो होगा जो 75 अटेम्प्ट कर देगा और यहाँ से भी 10 मार्क्स ले जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ आप, ओके। ये बहुत, आप यदि और थोड़ा सा गिराना चाहिए, आए हुए हैं ये टॉपर के, आए हुए हैं 85 के नियर ही रहता है, याद रखना। ऑलमोस्ट 90 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये इस 75 पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये 90 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना यदि ये सारे अटेम्प्ट कर लेता है, देखिए टॉपर के मार्क्स क्यों घट जाते हैं, वो इसको भी अटेम्प्ट कर लेगा, इसको भी, बट इसमें वो जल्दी की वजह से या फिर इसमें माइनस मार्किंग खा जाता है, इस वजह से इसके मार्क्स आए हैं। अदरवाइज यदि ये भी सारे सही हो गए तो वो 100 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि पेपर ये इजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है इससे नीचे नहीं गिरती, ठीक है। तो याद रखना आप लोग 85 कह सकते हो या फिर आप मोर ओवर 80 भी लिख सकते हो। चलिए मैं आपके थोड़ा सा मन को हल्का करने के लिए लिख दिया है, बट 65 से यदि आपके मार्क्स कम हैं, मोर ओवर 65 भी हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है ना। और रैंक की बात की जाए, देखिए रैंक जो है वो आपके उसी समय पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली रैंक घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। तो अभी हार्ट अटैक आपको दिया नहीं है, अभी जब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे ना तब आपको हार्ट अटैक आएगा। अभी सुन लीजिए, ठीक है। क्या है, 65 से 85 के बीच चलती है और इसकी जो रैंक है, देखिए याद रखना 1 से लेके 40 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, मतलब एटलीस्ट जो रैंक 1 का बच्चा है वो हमेशा इसी को पिक करेगा एंड 40 तक इसी को पिक करता है, मतलब जो ज़्यादातर बच्चे इसी को सबसे ऊपर रखते हैं। तो इसकी जो रैंक है वो 1 से 40 से नीचे नहीं जाएगी। ये आप 40 भी ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि इसके पास जो सीट्स हैं ना ओनली 30 हैं, जिसमें ध्यान समझना आप, पहले मैं सीट की बात कर लूँ, एक थोड़ा हार्ट अटैक दे दूँ, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अभी तो हो सकता है मज़े ले रहे हों, ठीक है ना। देखिए इसके पास जो CU राजस्थान है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसके पास 30 सीट्स हैं, ध्यान समझना इसकी कैटेगरी। जनरल के लिए ओनली 10 है, ठीक है ना। EWS के लिए ओनली 3 हैं एंड जो बची हैं वो OBC और SC वालों के लिए हैं। इसका मतलब आप OBC वालों के लिए भी 3 रख लो तो 6 हो गई और 4 हो गई OBC के लिए। अब आप ये सोचो जनरल वाले हुए तो इसमें 10 के लिए कितनी रैंक चाहिए आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो कैसे होगा आपका एडमिशन। तो आपको मेहनत बहुत करनी है यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन चाहते हो तो। ये रियलिटी है, आपको लगता जरूर है कि ये 30 सीटें हैं, बट ये आपके लिए नहीं है। यदि आप जनरल वाले हो ना तो आपको किताबों को ऐसे कर लेना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को। तो आपके पास ओनली 10 सीटें हैं, ठीक है। और जो ये 3 आपको मिला है EWS वालों, तो भाई इसको भूल जाओ आप लोग, ये सब जनरल वाले ही ले जाएंगे, क्योंकि EWS बहुत सारे लोगों ने लगाया इस बार, ठीक है। ये मैंने आपको BHU में भी बताया था, BHU वाले भी यदि देख रहे हैं तो वो भी हंस रहे होंगे, मैं पता है। आप अपना नीचे रिएक्शन ही बता सकते हो कैसा रिएक्शन रहा। तो मैं बता रहा हूँ, इसको यदि कोई भी फर्स्ट टाइम देखता है ना तो उसका हार्ट फेल्ट ही होता है, क्योंकि इतना भी मेहनत कर लो आप, इसके अंदर आना बहुत मुश्किल होता है। बट यदि आपने सच्चा मेहनत किया है, यदि बहुत अच्छे से मेहनत किया तो आप जरूर आएंगे, डोंट वरी। और मैं यही कहूँगा, यदि आपका रैंक 1 से 40 के बीच में है, आप 100% से ले सकते हैं। अब आपको चालाकी क्या करनी है वो ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए। यदि आप 150 भी आ जाते हैं, जैसे 50 के रैंक में आ जाते हैं, आपको चालाकी क्या करनी है बहुत ध्यान समझना। आप क्या समझ रहे हो, मान लीजिए आप 50 के अंडर में हो और आपका जो ऑल ओवर इंडिया जैसे जनरल की एक वो निकलता है, ठीक है ना, उसमें आप जनरल के वे पे आप 20 नंबर पे हो, जनरल पे या 20 के अंदर हो, मतलब 1 से लेकर 60 तक रैंक चल रही है, उसमें जनरल जो कैंडिडेट है वो ओनली 20 बन जाते हैं या फिर 18 बन जाते हैं, उसमें आप आ रहे हो और 18 कैंडिडेट है ओनली जनरल के, समझ रहे हो ना बात को। तो उसमें आप आ सकते हो, अब एडमिशन इसमें ले सकते हो। क्यों, देखिए इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इसमें 2 कैटेगरी के कोर्स चलते हैं, लाइक MSc और MSc प्लस B.Ed, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप जब एक
एंट्रेंस में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपको लगे कि ये हाँ आप बन सकते हो, इसके बीच में आ रहे हो, तो आप क्या करना, आपके पास 2 फॉर्म फिल कराए जाएंगे। एक के लिए 2 बार फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, आपको रिस्क करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। और फीस जो होती है वो 10-12 हज़ार के अराउंड होगी, तो वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आपको क्या एमएससी के लिए भी पेड कर देना और एमएससी प्लस बीएड के लिए भी पेड कर देना। बात एक ही है, बस 1 साल का आपको बीएड करा देंगे वो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उसमें फ़ायदा समझिए, आपको यदि एमएससी में एडमिशन नहीं मिले तो आप एमएससी बीएड के में घुस जाना, उसमें मिल जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट तो वही है ना भाई। 10 इसमें चलेगा तो 10 आपका नंबर आना तय है, समझ रहे हो ना। तो ये 20 का एरिया है, यदि आप इसमें आ रहे हो तो आपका जो कट ऑफ है 40 से 50 तक पहुंच जाएगा, यदि आपने दिमाग लगा लिया तो, समझ रहे हो ना। यदि एमएससी में नहीं मिले, बेसिकली एमएससी में ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, बीएड कोई नहीं करता, क्योंकि आप बीएड करके यदि पहुंचोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP अप्लाई हो जाएगी, वो आपको जो टेट की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये IPS से भी खतरनाक एग्जाम बन गया है अब, ठीक है ना। यदि NEP आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा टेट के बाद आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया एमएससी पे ध्यान देना। तो बेसिकली आप झंझट समझ रहे हो, क्या क्या करना पड़ेगा, 2 बार फीस जमा करनी पड़ेगी, एमएससी के लिए भी, एमएससी बीएड के लिए भी। फिर भी मैं जब ये आप पेपर दे के आओ उसके बाद मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, ओके। तो अब बात करते हैं, ये चीज़ आई थिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी कि ओनली 10 सीट हैं आपके लिए, ठीक है। आप चाहे EWS में हो तो टोटल आप 13 ले सकते हो, बट EWS वाला बेकार है मेरे हिसाब से, तो वो बस नाम का है और कुछ नहीं है। ओनली 3 कैंडिडेट्स आते हैं और सब तो फिर जनरल में ही चले जाओगे ना, ठीक है ना। तो आपके यदि 65 से 85 के बीच में है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब बात करता हूँ, यदि आपके यहाँ पे आपने अभी मैंने लिखा था 50, यदि आपके यहाँ पे 65 है, ध्यान समझिएगा, और यहाँ से आप 10 मार्क्स बना लेते हो, यहाँ से आपके 70 बन जाएंगे, ठीक है। तो भी आप इसके बीच में आ जाओगे, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। तो स्वराज लाने के लिए आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 65 चाहिए। यदि आप 60 भी करेंगे तो भी 70 बनेगा, 70 पे भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे मैंने 65 लिखा है, उन बच्चों के लिए लिखा था जहाँ 50 लाते हैं, बट मैं यदि बिल्कुल एग्जैक्ट यदि बात करूँ कि आपको मिल ही जाएगा, तो मैं ये करूँगा कि यहाँ से आपको जो होने चाहिए 72 से स्टार्ट होने चाहिए मार्क्स। 70 पर भी नहीं मिलता है, ये मैं लिख के दे दूंगा। एमएससी की बात कर रहा हूँ, एमएससी बीएड नहीं कर रहा। यदि आप माइंड गेम खेलते हैं तो 65 से ज़्यादा होगा तो आप माइंड गेम में जीत सकते हैं। 65 से आपके ज़्यादा हैं और 70 का ऑलमोस्ट नियर है, तो आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो लिस्ट आती है वो पहले नहीं आती, आप पहले फीस जमा करेंगे उसके बाद निकलती है। तो माइंड गेम मैं बता दूंगा कैसे खेलना है, आप लोग मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके साथ मैं बना रहूँगा, टेंशन फ्री रहो, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से सोचने वाली हैं। यदि आपको एडमिशन लेना ही लेना है तो आपके मार्क्स आने दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए 65 से ज़्यादा है और 70 नहीं है, आपके 65 के अराउंड चल रहे हैं, तो आपको दोनों फॉर्म फिल करने पड़ेंगे यदि आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान में, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे हो सकता है आपका, बट 72 से ज़्यादा है तो आप फिक्र छोड़ दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक 1 से 30 के बीच बनेगी और आराम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 30 सीट्स हैं, आराम से इन जनरल वाले आराम से इसमें मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं। आप सोच रहे होगे यहाँ पे 30 कैसे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना सब 30 जनरल के ही आ जाएंगे, OBC भी तो होंगे भाई, वो भी होशियार होते हैं, आप उल्लू मत समझो ना, ठीक है। तो ये थोड़ी ना है कि सब जनरल के ही 30 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आप हाँ ऐसा मान सकते हैं कि यदि आप 60 से स्टार्ट है और यहाँ पे वो लोग कैंडिडेट्स लेते हैं जो जब अप टू 75 तक है, ठीक है ना, उससे ऊपर के सारे कैंडिडेट्स आपका स्वराज ले लेते हैं, ओके। तो 60 से यदि 75 के बीच में आपके मार्क्स हैं, आप CU पंजाब ले सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा आपका भी वही एवरेज रहता है, आप थोड़ा सा 60 एंड 68 कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 78 कर सकते हैं यहाँ तक के कैंडिडेट, और हो सकता है इससे के बिलो भी चली जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यदि इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, इससे भी कोई और यूनिवर्सिटी की आप बात करना चाहते हैं तो डोंट वरी, उसकी इससे भी नीचे जाएगी, और फिर आप मैंने जो बताया आपके जो नियर होगा उससे आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत भागो, ठीक है। आपके पेरेंट्स वगैरह परेशान होंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होता। चलिए, आप बात करते हैं इसमें आप क्या क्या और कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें और हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने समझाया 2 केस आपको बताई, एक तो माइंड गेम बताया कि कैसे हो सकता है, वो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा अपना जब पेपर दे के आइए आप। देखिए, अभी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो ध्यान से, सॉरी फ्रेंड्स,
देखिए यदि आपको फर्स्ट रैंक बनानी है तो आपका एग्रेसिव मूड क्या होना चाहिए, कैसे आप अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ पे यदि आप 75 में से 70 अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो, और यहाँ पे 25 में से 15 अटेम्प्ट कर लेते हो, देखिए सभी एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपका जो टोटल बनेगा वो 85 बन जाएगा, यहीं से आप टॉपर बनोगे, ठीक है। और मोर ओवर यदि आप यहाँ से 75 अटेम्प्ट कर लेते हो ओवरऑल ऑल, वैसे ये मुश्किल टास्क है बट मैं 100% कभी नहीं लिखता, तो अभी भी नहीं लिखूंगा, 73 लेके चलूँगा आपके। यदि आप यहाँ से 75 आउट ऑफ 73 अटैम्प्ट कर लेते हो, ये पॉसिबल है और होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहना आप कि ये होता नहीं है, होता है, ये हुआ है, ठीक है ना। तो 73 अटैम्प्ट कर सकते हो, यहाँ से आप 10 मान के चलोगे तो भी आप टॉपर कहला सकते हो। यदि आप 12 यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना, तो आप फिर भी टॉप कर सकते हो। तो आपके पास टॉप पर करने के, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के कितने चांसेस हैं? 2। कैसे कैसे ला सकते हो? या तो आप 70 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, 15 यहाँ से कर लो, या फिर 73 यहाँ से कर लो और 12 यहाँ से कर लो। तो 12 ये कैसे बताया? आप सबसे पहले क्या करना, खुले माइंड से फर्स्ट सेक्शन छोड़ के आप कैसे करना है, पेपर को रिव्यू बता रहा हूँ जो मैंने बताया था, पेपर को कैसे करना है, ध्यान से इस पार्ट को बिल्कुल छोड़ देना, फटाफट इस पे जाना। मैं ध्यान बता रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं इसका, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और ये इसमें जो होंगे आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस मिल जाएंगे, आपका माइंड जो होगा फ्रेश होगा, आप आराम से 73 तक अटेम्प्ट कर पाओगे। 70 तक भी कर लेते हो, बहुत अच्छा गया आपका पेपर। फिर यहाँ पे अपना जो भी, क्योंकि फिर आपका माइंड एकदम फ्लू की तरह भाग रहा होगा, तो आप इजीली से यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग में आपको माइंड दौड़ाना होता है। शुरुआत में आप करोगे तो यहाँ पे आप कुछ नहीं देख पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाद में आना तो आप यहाँ से हमेशा कमाल दिखा दोगे, ठीक है ना। और फिर आप देख लेना जैसा बन जाए, क्योंकि ये रिटन पेपर होता है तो फिर तो आप कमाल दिखाई दोगे। ये ऑनलाइन पेपर नहीं होता, फटाफट कर देना। लास्ट में जब तक देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 घंटा 30 सेकेंड्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आपको ये 30 सेकेंड्स कैसे, क्योंकि भाई कोई टीचर है वो जमा कॉपी करना स्टार्ट करेगा ना, तो आप यदि बीच में हुए तो आपको फ़ायदा हो गया ना 30 सेकंड का। तो भगवान से प्रे करो आप बीच में बैठो, ठीक है ना। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एंड और भी कोई आपका डाउट्स है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट यदि आपको माइंड टेक्निक अच्छी लगी हो तो आप नीचे बता सकते हो। और जब भी आपके मार्क्स आए तो आप कुछ कहिए कि आप क्या चाहते हो, कैसा लगा वीडियो। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझा सकूँ। ये माइंड टेक्निक बेसिकली ध्यान रखना, आपको बहुत काम आने वाली है यदि आप फंस जाते हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ 2019 रियल एनालिसिस। ओके बाय।